हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपका अपना यूट्यूब चैनल टीसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को कर लेंगे लाइक और दोस्तों अपने दोस्तों के पास से शेयर कर दें। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स, जो आपकी पार्ट 2 है गति यानी कि मोशन। उससे संबंधित हम इसके वीडियो में आपसे हम बात करेंगे, जो आगे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन की छुट्टी में आप घर रहें, बैठे रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी अपने इसके सहयोग करें। दोस्तों, हम आपके लॉकडाउन की छुट्टी में घर बैठे आपके यूट्यूब के माध्यम से वीडियो हम आपको पहुँचा रहे हैं, जो आपकी आज क्लास 9th की होगी, 10th का भी बताते हैं और 11th, 12th और 8th क्लास के भी आपके वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो 10th क्लास की टेस्ट होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगी। वो आपके रविवार के दिन होगा, जो 17 तारीख होगी। 17 तारीख के रविवार के दिन आपकी 2 बजे से ऑनलाइन टेस्ट होगी। उसमें अपने दोस्तों को इसे जोड़ने के लिए कहें और टेस्ट आपकी शुरू होगी, जो साइंस पेपर का होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट 2 गति यानी कि मोशन। तब तक मेरे चैनल पर आप बने रहें। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा देंगे और अपने दोस्तों के पास से शेयर कर देंगे। दोस्तों, आपकी सबसे पहली क्वेश्चन यह रहा, विराम गति किसे कहते हैं? कि विराम जो आपके पूर्ण रूप से होगा, जो अस्थायी रूप से आपके बैठे हो, जिसमें गति नहीं हो, अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकता हो, तो उसी में विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था जो पूर्ण रूप से मतलब कि गति की अवस्था में नहीं हो, यानी कि अस्थायी हो, जैसे आपका पेड़ हो जाता है, टेबल हो जाते हैं, कुर्सी हो जाते हैं, ये सब गति विरामावस्था में होती है। विरामावस्था तो उसकी डिफिनेशन क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता हो तो उस वस्तु को विराम कहते हैं, विराम कहलाता है। यानी कि अपने समय के अनुसार वो परिवर्तन नहीं कर पाता हो तो वैसी वस्तु को हमने विराम गति कहते हैं। जैसे में आपका पेड़ हो जाएगा, टेबल हो जाएंगे, कुर्सी हो जाएगा, दीवार हो जाएंगे, मकान हो जाएंगे इत्यादि, उन्हें और भी आप किसी वस्तु हो जाएंगी जिसमें किसी प्रकार की मोशन नहीं हो, गति नहीं हो, तो उसे हमें विराम गति कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए आपकी अगला यह रहा कि गति किसे कहते हैं? यानी गति मतलब मोशन, जिसमें मतलब क्या स्थान में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। जैसे पैदल चल रहा मनुष्य स्थान में परिवर्तन कर सकता है, लुढ़कता हुआ बालक अपने स्थान में परिवर्तन करता है, या किसी वस्तु को हमने ढकेल कर खींच कर लाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ गति उत्पन्न होती है, तो उसे हमें गति कहते हैं। तो इसके डिफिनेशन आपका यह होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति कहते हैं। कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु की गति कहते हैं। जैसे आपका हो गया रेलगाड़ी में गति होती है, पैदल चलता हुआ मनुष्य, चलती हुई बस की गति इत्यादि, ये सब गति की अवस्था होती है, इसलिए गति कहते हैं। ये गति का आपका डिफिनेशन होता है। दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा कि गति कई प्रकार के होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में गति कई प्रकार की होती है। एक रेखीय गति, यानी कि रेखीय गति मतलब लाइनिंग गति है, जो सीधी रेखा में गमन करता हो। जो सीधी रेखा में गमन करता हो उसी को हम रेखीय गति कहते हैं। दूसरा आपका हो गया वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब जो वृत्ताकार पथ पर, गोलाकार वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती हो, यानी सर्किल रूप में रहता हो, मोशन हो, सर्किल मोशन के रूप में, यानी कि उसी को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपका तीसरा आपका हो गया दोलनीय गति। दोलनीय गति उस गति को कहते हैं जो अपने निश्चित अंतराल से ऊपर नीचे आगे पीछे घूमती रहती हो, तो उस गति को हमने दोलनीय गति कहते हैं। चौथी आपको हो जाएगा आवर्त गति। आवर्त गति कहते हैं जो अपने निश्चित अंतराल से ऊपर नीचे आगे पीछे दूर आती रहती है, आवर्त रूप से वो गति करती रहती है, उसी को आवर्त गति कहते हैं। यानी कि गति के कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से दैनिक जीवन में हमारे 4 तरह की गतियाँ हैं। एक गति रेखीय गति है, एक वृत्तीय गति है, तीसरा दोलनीय गति है और चौथा आवर्त गति है।
चलो हम इसको डिफिनेशन के साथ इसको हल करके देखते हैं आपकी कैसी कैसी कौन कौन सी होती है रैखिक गति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यह है रैखिक गति, इसकी डिफिनेशन क्या होते हैं। कहते हैं रैखिक गति किसे कहते हैं, यानी कि जो सीधी रेखा में गमन करती है उसको रैखिक गति कहते हैं। सिंपल उदाहरण, जैसे आप ग्राफ फेंकते हो तो सीधी रेखा में गमन करती है, रैखिक गति कहलाती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली वो आपकी रैखिक गति कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन यह होता है कि यदि कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा में गमन करती हो, यदि कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा में गमन करती हो तो उस गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब बंदूक से गोली छोड़ा जाता तो सीधी रेखा में गमन करेगी, जहाँ वह जाए सीधी रेखा में गमन कर देगी, तो ये रैखिक गति के उदाहरण होंगे। ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, यानी कि ढालनुमा स्थान पर, जैसे ऊंचा स्थान है, ऊंचा स्थान से जब बच्चा कोई ढला करके नीचे गिरा रहा हो तो वह भी सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो उस अवस्था को हमें रैखिक गति कहते हैं। तो आपके रैखिक गति के उदाहरण होंगे और बहुत से ऐसे उदाहरण होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला यह है आपका वृत्तीय गति। इस वृत्तीय गति को देखिए किसे कहते हैं। वृत्तीय गति हमने अभी समझाया क्या कि वृत्तीय गति जो है जो वृत्ताकार पथ पर गमन करेगी, वृत्ताकार सर्किलर रूप से, यानी कि गोले वृत्ताकार पथ पर गमन करती है, उसी को वृत्तीय गति कहते हैं। इसका डिफिनेशन यह होता है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती रहती हो तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती रहती हो तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी गति, सूर्य जो आसमान में है उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो वो गति कौन सी होती है, वृत्तीय गति चली जाती है। फिर हमारे पृथ्वी की चारों चंद्रमा की गति, जिस पृथ्वी की चारों चंद्रमा परिक्रमा करती है, सौरमंडल आपके परिक्रमा करते हैं, ब्रह्मांड आपके घूम रहे हैं, यानी कि इस स्थिति की गति को हमने वृत्तीय गति कहते हैं, जो वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है। जिसे आपने जानते होंगे कुम्हार, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं तो उसकी जो चक्की है, चक्का मिट्टी के बर्तन बनाने चक्का होती है जो वृत्ताकार पथ पर घूमती है, तो उस गति को हमने वृत्तीय गति कहते हैं। ये आपने देखा होगा गाड़ी में लगा हुआ पहिया अपने धुर्रे के साथ एक निश्चित अंतराल पर घूमती रहती है वृत्ताकार पथ, तो वैसी स्थिति को हमने वृत्तीय गति कहते हैं। आए बात समझ में? समझ में आए? अगर आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, नहीं आए तो उसका बताएं कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगली क्वेश्चन आपका यह रहा है दोलनी गति। दोलनी गति किसे कहते हैं? कहते हैं दोलनी गति यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती हो तो उस गति को दोलनी गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती रहती हो तो उस गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूला जैसे ढुलुआ आपने देखा होगा, ढुलुआ को जब इधर से ढकेलते हैं तो फिर पुनः उसी बिंदु से वापस आता है, फिनो जाता है, फिनो आता है, फिनो जाता है, फिनो आता हो, तो ऐसी स्थिति को हमने दोलनी गति कहते हैं। जैसे दीवार में पेंडुलम की गति, पेंडुलम जो आपके दीवार खड़ा है जिसमें घंटी लगा हुआ होता हो तो उसके पेड़ में उसका जो घंटी बजने होती है वह एक निश्चित बिंदु पर लगा होता है, यहाँ से इसे करके जाता है और ऊपर नीचे इसे करके होते रहता है, तो उस स्थिति को हमने दोलनी गति कहते हैं। कि निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे घूमती रहती है तो उस स्थिति को हमने दोलनी गति कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगली क्वेश्चन आपका ये रहा आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? आवर्त यानी कि आने वाली, बार बार वह पुनः आने वाली, दोहराती रहती हो। जैसे कहता है कि यदि वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल में दोहराती हो, यदि वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल में दोहराती रहती हो तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित समय में, जैसे आपका हो जाएगा लोलक की गति। लोलक जो लोलक है वो आपके एक निश्चित अंतराल पर घूमती रहती है, तो लोलक की गति आपका आवर्त गति के अंतर्गत वो भी आ जाएगी। इसमें अब झूले की गति, ये भी आपके आवर्त गति के अंतर्गत आ जाता है। जैसे में सिलाई मशीन की सुई की गति, तो सिलाई मशीन की सुई ऊपर नीचे होते रहता है, तो इस स्थिति में आवर्त गति का कार्य करता है, आवर्त गति। आई बात समझ में? फिर से यदि वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल में दोहराती रहती हो तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को देखते हुए आपने नोट कॉपी में से नोट करते जाएं,
नोट करके अच्छी इसकी नोट कॉपी बनाएं और उसे याद करते जाए, ताकि आपका एग्जाम में सही तरह से अच्छे अंक सफल हो सके। दोस्तों, अगर हमने बात करते हैं अदिश एवं सदिश। अदिश और सदिश के बारे में आज हम बात करेंगे। अदिश और सदिश क्या होते हैं। चलिए देखिए, अदिश और सदिश के हमसे एक छोटी सी उदाहरण समझाने वाले हैं। वो क्या होता है कि अदिश जिसमें यानी कि वैसी राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिसका में पूरा वह हो या पूरा वह हो, तो वैसी राशि को सदिश राशि कहते हैं। अगर पूरा वह हो या पूरा वह नहीं हो तो ऐसी भौतिक राशि आपका अदिश राशि कहलाती है, आदिश राशि कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन पे आते हैं, तो हम आपको समझाते हैं डेफिनेशन से, समझिए। देखिए, आपका ये आदिश की परिभाषा होती है कि आदिश राशि किसे कहते हैं। इसका आंसर होता है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हो, तो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान, तो दोस्तों देखिए, द्रव्यमान में आपने पूरा वह है नहीं है, तो द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि है। समय आपका अदिश राशि है। आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप, ये आपका अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, एक और आपके उदाहरण है, जो आपकी विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में वो आ जाता है, तो वह भी आपकी क्या राशि हो जाएगी, अदिश राशि, यानी विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, यानी कहने का मतलब है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती हो, तो उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। यानी कि जिसमें परिमाण हो और दिशा दोनों क्या हो, आवश्यकता हो, दोनों निश्चित हो, दोनों की जरूरत पड़ता हो, तो इसी स्थिति में हम इस राशि को सदिश राशि कहते हैं। और अगला स्टेप क्या है, यार कहता है किसी सुदिष्ट को निरूपित करने के लिए खींची गई तीर को सदिश राशि कहते हैं। कि तीर के द्वारा जो निरूपित किया जाता है, तो ऐसी राशि को हमने सदिश राशि कहते हैं। अगला, सदिश की लंबाई उसकी सदिश के परिमाण बताती है, और सदिश की दिशा से उसे सदिश राशियों की दिशा का बोध होता है। जैसे आपका वेग, त्वरण, बल, ये सब आपकी सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि सदिश राशि की सिर्फ एक ही बात समझ लें कि सदिश राशि में जिस भौतिक राशियों में आपका पूरा वह या पूरा वह हो, तो ऐसी स्थिति में वो आपका सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखें कि आपका क्या है, सदिश सदिश एवं अदिश एवं सदिश राशि में अंतर होता है। चलिए देखिए, अदिश की क्या बताता है। अदिश कहता है कि इनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है। अगला स्टेप, यह बीजीय नियमों का पालन करता है, यानी कि बीजगणितीय जोड़ने घटाने के नियमों को भी पालन करता है। चलिए अगला क्या है कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब अदिश राशि को व्यक्त करना हो, उसे संबोधित करना हो, सूचित करना हो, तो किसी वैसी विशेष स्थिति की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी अदिश होगा। चलिए देखिए, सदिश के बारे में जानते हैं। सदिश क्या है। सदिश वेक्टर्स कहता है इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज्ञान होता है। कहते हैं कि सदिश में परिमाण की तो आवश्यकता होती ही है, साथ में इसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। तब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण और दिशा जब दोनों के दोनों निश्चित होता हो, तो राशि सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अगला स्टेप आपका लिखे क्या, यह सदिश योग के नियमों का पालन करता है। यानी कि यह सदिश है, सदिश जो है योग नियम, यानी कि जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, ये सभी नियमों का पालन कर लेता है, यानी कि इसलिए इसको सदिश कहा जाता है। अगला स्टेप है कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके माथे पर तीर के निशान जो आपका इंडिकेट किया हुआ हो, तीर के निशानों का हमने प्रयोग कर लेते हैं। तो उस स्थिति में हम समझ लेते हैं कि यह कौन सी राशि है,
सदिश राशि है। जैसे हमें इसके मात्रकों को प्रयोग करने के लिए, जैसे अब कोई संख्या लिखा हुआ तो उस संख्या के ऐसे माथे पर हमने तिल लगा देते हैं। इस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, या इस स्थिति में उसको कहते हैं कि यह आपका सदिश राशि। जैसे आपने पढ़ा होगा या आपने जानते होंगे कि इस रूप में होती है। जैसे हमने ए लिखा, ए लिखा कर ऐसे करके हमने उसका निरूपित कर दिया, तो उस स्थिति में कौन सी राशि होता है, सदिश राशि। तो इसी को कहा गया कि इसके माथे पर जो तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है वो आपका सदिश राशि होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला यह है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? डिफिनेशन इसका आपका यह होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल बराबर चाल एक अदिश राशि है, यानी कि चाल को अदिश राशि कहते हैं। दोस्तों अभी हमने समझाया कि भौतिक राशि सदिश राशि वही होंगे जिस मात्रा को हमें पूरा वह हो तब उस स्थिति में हमें कहते हैं इसको सदिश राशि। तो दोस्तों इसको हमने देखेंगे कि आपने क्या है अदिश राशि में की बात करते हैं, तो इसे देखेंगे। औसत चाल में कहाँ वह है, पूरा है, नहीं है, तो इसीलिए आपका यह नहीं होगा। तो इसी को हमने डिफिनेशन पढ़ा कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को उस समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। चलिए राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। और चाल का ऐसे मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपका दोस्तों यह है कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसिप्लिनमेंट। चलिए दूरी क्या कहते हैं, तो दूरी के बारे में जानेंगे कि इस दोनों में क्या सी का अंतर है। दूरी है कि वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कहते हैं का मतलब है जो वस्तु यानी जो व्यक्ति, बस हो, ट्रक हो, आदमी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी अगर चलता हो नहीं जिसमें गति करने की प्रवृत्ति हो, तो भी कहते हैं कि वस्तु द्वारा तय किए रास्ते की लंबाई क्या कहलाता है, दूरी। जैसे आपने देखी, जिसे आपने चला वहां से अगर ए बिंदु से आपने चले, ए बिंदु से चलकर बी बिंदु की ओर आए और ए से बी बिंदु तक आने में अगर आपका 10 किलोमीटर दूरी तय किया हो, 10 किलोमीटर दूरी आपने तय किया ए से बी तक आने में, तो ही आपका क्या कहलाता है, रास्ते की लंबाई कहलाता है। तो ही रास्ते की लंबाई आपका दूरी हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा कहता है क्या है, अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। अगला स्टेप क्या है, तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि तय की गई दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होते हैं। जिससे क्या, जिसे आपने चला यहाँ पर ए से बी की ओर चला, ए से के बी की ओर आने के बाद 10 किलोमीटर आपकी दूरी तय करनी पड़ी। फिर बी से हमने सी की ओर चला, और यहाँ आने में आपका 20 मीटर समय लगा, 20 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। तो बताओ दोस्तों ए से सी तक आने में आपको कुल दूरी कितना तय करना पड़ा, 30 किलोमीटर, यानी कितना दूरी आपको तय करना पड़ा। तो ही आपके विस्थापन के स्थान को सबसे धनात्मक होती है, नहीं कि इसका हमेशा दूरी बढ़ता है, जिसे गाड़ी का ओडोमीटर होता है। कहते हैं कि ये दूरी को विस्थापन के समान और विस्थापन से बड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको यह रहा, कहते हैं विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक या अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, या तय की गई विस्थापन की दूरियां क्या होती है, समान होती है, बराबर होता है, डिफरेंट समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यह रहा। चलिएगा बहुत अच्छी बात, ये आपके क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है दोस्तों। ये आपके चाल एवं वेग में अंतर है, कई बार बिहार बोर्ड में आ चुका है। आप इसको याद कर लें या नोट कॉपी में सही तरह से इसको लिख लें।
अब नोट बनाते जाएं, नोट बनाना नहीं भूलें, नोट में आप इसको कॉपी में नोट करते जाएं, चैप्टर बाय चैप्टर आपके हम वीडियो देते रहेंगे। चलिए, चाल कहता है इकाई समय में तय की दूरी चाल कहलाता है, यानी कि इकाई समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल को सिर्फ परिमाण होता है, चाल में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। और यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल में सिर्फ परिमाण होते हैं और यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगला स्टेप, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचल रहता है। औसत चाल का मान कभी शून्य हो सकता है, यानी कि कभी भी बदल सकता है। चलिए, अगला स्टेप ये आपका है, कहते हैं वेग। वेग क्या है? वेलोसिटी। वेग क्या है? तो इकाई समय में तय किए विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। कहता है कि इकाई समय में तय किए विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और लिखा हुआ क्या है कि वेग को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और यह सदिश है। कहता है वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और गति क्या है कि एक समान वृत्तीय गति के वेग अचल होता है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति का वेग क्या होता है? चल होता है। और कहता है क्या कि औसत वेग का मान शून्य भी हो सकता है, यानी कि शून्य भी कुछ भी हो सकता है। चलिए, अगला स्टेप को हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्या कहता है? त्वरण। त्वरण को देखेंगे। त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सॉरी, यहाँ आपका त्वरण नहीं होगा, यहाँ त्वरण नहीं होगा, त्वरण होगा। त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। त्वरण को स्मॉल ए छोटी ए से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, छोटी ए से सूचित करते हैं। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण वेग की दिशा में होती है। त्वरण यानी कि जिस वेग में आप गति करते हैं उस वेग की दिशा में आपका त्वरण होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला स्टेप आपका है एक समान चाल। दोस्तों, एक समान चाल, एक समान तो समान रूप से गति करता हो, उसी को एक समान चाल कहते हैं। इसे एक समान, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो। कहता है कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उसे एक समान चाल कहते हैं, यानी कि समान दूरी तय करती हो। जिससे आपका कहता है क्या कि आपने अगर शुरू किया, जैसे ये कोई व्यक्ति है, यही व्यक्ति अगर बी बिंदु पर आकर के वह आने में आपका 2 घंटे में वह 10 मीटर दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। और अगर वही कोई बच्चा है, दूसरा भी कोई बच्चा है, वो बच्चा आने में आपका यहीं भी आने में 2 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस स्थिति में उस वस्तु की चाल को हमने एक समान चाल कहते हैं। चलिए, अगला स्टेप, असमान चाल। कहता असमान चाल किसी का, जिसका उत्तर कहता है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हो तो उस चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। यानी कि बराबर दूरी तय नहीं करता हो तो उस स्थिति में वह असमान चाल कहलाता है। दोस्तों, आपके पार्ट 2 की इतने वीडियो ही रहा। अगले वीडियो में हम लेकर के आए पार्ट 3 की वीडियो लेकर के आएंगे, जो आपकी 9th क्लास से होगी। और हमें प्रतिदिन आपकी सुबह में आपको 9th का 10th 11th 12th तक पढ़ाई करते हैं। और मेरे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, आपकी एक बार जाते जाते एक बार और कहना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल पर, मेरे YouTube चैनल पर रविवार 17 तारीख को आपकी ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है। जो इस टेस्ट आपकी होगी जो 2 बजे से होगा, रविवार दिन है 17 तारीख 2 बजे से होगी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। फटाफट इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो की बजाय भेजें। और फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को लाइक करके इस वीडियो को बनाएं। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की एजुकेशन। दोस्तों, मेरे चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे